हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ ललित नागर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक बात बता दूँ, निशांस क्लासेस कोटा, जो कि कोटा की बेस्ट कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में मानी जाती है, वहाँ पर हम वीडियो क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। आपको अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी वहाँ पर मिल जाएंगे। मैथ के वीडियोस भी बन चुके हैं, अदर फिज़िक्स के वीडियो भी बन रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 है, स्टार्ट करें। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री दैट इज़ आइसोमर्स के बारे में हमने सीखा। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में हमने देखा, आइसोमर्स के टाइप देखे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टार्टिंग से मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 and 10. Okay. Today we will start optical activity, that is optical isomers क्या होते हैं। उससे पहले हमको देखना पड़ेगा पोलरीमीटर के बारे में। पोलरीमीटर जो है वो एक मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है, जो कि प्रैक्टिकल फिनोमिना है। जो कि क्या है? प्रैक्टिकल फिनोमिना। अब प्रैक्टिकल फिनोमिना को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि जब आप लेबोरेटरी में होंगे तो आपके पास क्या होगा, इस तरह का एक पूरा इक्विपमेंट होगा जहाँ पर आप किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस फिनोमिना शोज दैट यहाँ पर आपका क्या रखा रहेगा, सैंपल दैट इज जिस कंपाउंड के बारे में आपको पता लगाना है, जिस कंपाउंड का आपको ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में आपको नॉलेज लेनी है, बस यहाँ पर रख दीजिए आप उसको। अब पोलरीमीटर में क्या होता है, इसको कभी कभी हम पोलराइज़र भी बोलते हैं। ठीक है, तो पोलराइज़र में क्या होता है कि आपके पास कोई लाइट है, आपके पास क्या है, कोई ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब होता है जो भी आपके पास नॉर्मल बल्ब हो सकता है, या आपके पास टॉर्च हो सकती है, या फिर आपके पास सनलाइट हो सकती है। अब सनलाइट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, दैट इज वी नो दैट सनलाइट कंटेन 7 कलर्स। अब 7 कलर्स की अगर वेव्स हमारे पास इस पोलरीमीटर से बाहर निकलेंगी, तो फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक कैसे करेंगे? क्योंकि तो डिफरेंट साइज़ की होंगी, मतलब दैट इज़ डिफरेंट वेवलेंथ कंटेन करेगी, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर को बारे में बता नहीं सकती। इसलिए हमको चाहिए एक मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेंस लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम पोलरीमीटर। अभी एज अ लेंस है, लेंस मतलब, अब निकोल प्रिज्म जानते हैं आप। निकोल प्रिज्म क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल शेप के अगर आपने इस तरह से, अगर आपने दो ट्रायंगल शेप के प्रिज्म आपने रख दिए, तो वहाँ पर उसी को हम क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म बोलते हैं, बस। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिल जाएगी, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल जाएगी। तो इसका नाम क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होगी, हमारे पास सिंगल वेवलेंथ कंटेन करने वाली लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी सिंगल वेवलेंथ कंटेनिंग लाइट नोन एज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब आपको यहाँ पर रखना है वो सैंपल जिसका आपको पता लगाना है कि कौन सा कंपाउंड है, डी आइसोमर है या फिर एल आइसोमर है। वो हम बता देंगे डी और एल क्या होता है, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि क्या वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ से सैंपल रख दिया आपने। ठीक है, अब उस सैंपल को रखने के बाद आपने जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाई, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाने पर सैंपल क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट करेगा, इस लाइट को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। या तो ये लाइट जो है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगी, या फिर वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगी। अगर वो राइट साइड दैट इज क्लॉकवाइज, और लेफ्ट साइड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये कहा गया कि अगर हमारे पास ये लाइट जो है अपने एक्सिस से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, किस तरह से, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो इसको हम बोलेंगे डी फॉर्म।
डी का मतलब यहाँ पर स्मॉल डी से है, स्मॉल डी जो है वो डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करता है, डेक्स्ट्रो दैट इज पॉजिटिव, ये नोटेशन है इंडिकेट करने का, डी फॉर डेक्स्ट्रो यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये लाइट जो है हमारे पास, वो लाइट अगर पास होती है इस तरह से यानी कि लेफ्ट साइड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं एल, एल स्मॉल एल आएगा यहाँ पर, और स्मॉल एल का मतलब यहाँ पर होगा लियो, और लियो का मतलब होगा यहाँ पर नेगेटिव साइन। इंडिकेट करने का एक मेथड है और कुछ नहीं है, आप इस पे ना जाए कि नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पर सर, चार्ज से तो कोई लिंक नहीं है ना, ना केटायन और एनायन से ऐसा कोई इसका लिंक नहीं है, बस ये नोटेशंस हैं इसको हम दिखाते हैं। अब जब ये लाइट यहाँ से पास होती है, इस लाइट को अब आपने यहाँ से देखा कैसे, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, एक एनालाइज़र, क्या चाहिए आपको, एनालाइज़र। अब ये अगर एनालाइज़र आपके पास है तो इस एनालाइज़र से आप क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं जहाँ पर आपकी आई रखी होगी, ठीक है सर। तो ये हमारा हो गया पोलरीमीटर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको जैसे बताया था अभी आपको कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी, दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लियो। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो और ये है हमारे पास लियो। रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दैट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, an optical compound that is rotate at a plane polarized light into a clockwise direction। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होती है, लाइट रोटेट होती है, जो कि मैं आपको पोलरीमीटर के बारे में बताया था, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और पॉजिटिव से भी आप इंडिकेट कर सकते हो स्मॉल डी से, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट कंफ्यूज विथ कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब यहाँ पर हम बताएंगे बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर होगा, यानी कि ये कैपिटल डी का इससे कोई लिंक नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में इससे बात करते हैं, इसलिए आप कैपिटल डी और स्मॉल डी से कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें अपने आप में, ओके। लियो रोटेटरी, लियो रोटेटरी दैट इज नेगेटिव, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, that is an optical active compound that rotate plane polarized light in a counter clockwise direction known as Leo rotatory। इसका मतलब जहाँ पर क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो, स्मॉल एल और नेगेटिव से भी हम उसको सीख सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज जैसे डू नॉट कन्फ्यूज विद डी है, वैसे ही डू नॉट कन्फ्यूज विद एल, जैसे मैंने आपको बताया, आई टेल यू दैट these capital L and capital D belongs to biomolecule chapter, which is considered between glucose, fructose, that's okay, so do not confuse that terms। अब आपके पास लैक्टिक एसिड कंपाउंड दिया हुआ है जिसका हमको चेक करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। लैक्टिक एसिड यानी कि डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। डी लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो ये आपको कार्बन नज़र आ रहा है, ये वाला कार्बन, और इस कंपाउंड में ये वाला कार्बन, इसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। क्या बोलते हैं इन दोनों को, कायरल सेंटर। कायरल का जो मीन होता है वो होता है कि जब चारों यानी कार्बन से जुड़े हुए चारों जो ग्रुप हों या एटम्स हों, ग्रुप या एटम, ग्रुप भी हो सकता है एटम भी हो सकता है, ये हमारे पास ग्रुप हो गया, ये हमारे पास ग्रुप हो गया, ये हमारे पास ग्रुप हो गया। तो चारों जो हमारे पास एटम्स या ग्रुप होंगे, अगर वो डिफरेंट हैं, अगर वो डिफरेंट है चारों की चारों, अगर दो भी सिमिलर हो गए तो वो कायरल सेंटर नहीं होगा। इसलिए चारों जो हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो चारों डिफरेंट हैं, कार्बन से जुड़े हुए, डायरेक्टली कार्बन से होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है इसकी, तो उसको हम बोलेंगे कायरल सेंटर, CHIRAL, कायरल सेंटर। बहुत सी बार क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास नीट IIT में, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो आपको कायरल के बारे में डेफिनेशन पता होगी तो आप कायरल सेंटर पता कर सकते हैं, वरना कायरल सेंटर को आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, जज ही नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ये क्वेश्चन स्टीरियोजेनिक सेंटर के नाम से भी पूछा जाता है। किसके नाम से, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स के नाम से। और स्टीरियोजेनिक सेंटर कुछ भी नहीं, कायरल को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जब हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं तो उन कंपाउंड में जो स्टीरियो आइसोमर से में बात की थी हमने जियोमेट्रिकल आइसोमर में, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर में जो कंपाउंड्स होते हैं उसके रेस्पेक्ट में मैं आपको बताता हूँ स्लाइड में।
कि किस तरह का होगा। जैसे ये हमारे पास है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन दिख रहे हैं। तो ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है हमारे पास, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इस पे देखो आप, एक ये वाला डिफरेंट हो गया, ये वाला डिफरेंट हो गया इस कार्बन से, ये वाला जो दूसरा कार्बन है ये, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में देखते हैं, ठीक है। कायरल सेंटर में भी कुछ इस तरह रही। चलो अब बात थी यहाँ पर डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड को सर आइडेंटिफाई जज कैसे करें। तो जज करने का तरीका कैसे है, मैंने आपको बताया कि आपको बस ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर सर किस तरह से जो कंडीशन होगी। तो H, अगर हम H का एटॉमिक नंबर देखूँ तो क्या होगा 1, और अगर कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो कार्बन का जो नंबर होता है वो क्या होता है हमारे पास 6, और OH के रेस्पेक्ट में बात करें तो OH का जो और के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हो आप, वो कितना होता है हमारे पास 8। तो आप चाहो तो एटॉमिक नंबर से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये एक ऑब्जर्व करने का तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पोलरीमीटर जो है वो एक प्रैक्टिकल फिनोमेना है, और जब हमारे सामने कंपाउंड होगा तो वो कॉपी में लिखा होगा, एक प्लेन पेपर पे लिखा होगा। अब प्लेन पेपर पर हमको कैसे जज होगा कि ये डी लैक्टिक एसिड है या एल लैक्टिक एसिड है, तो उसके लिए एक फिनोमेना तैयार किया गया अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी। ओके, ग्रुप प्रायोरिटी, ग्रुप की प्रायोरिटी के बारे में, ठीक। तो उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो यहाँ पर 168, तो आप बताओ 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, ऐसे तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर हम काउंटिंग नहीं सीख रहे हैं, ठीक है सर। तो 1 के बाद 6 और 6 के बाद 8। अगर आप अब नोटिस करो तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ इस तरह से होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर कंसिडर कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं दूसरे कंपाउंड को भी कि वाकई में ये भी एंटी क्लॉकवाइज शो हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, अगेन कितना नंबर है इसका 1, ठीक है, और का COOH को ऑब्जर्व करो, इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और ये OH जो है इसका कितना हो जाएगा 8। तो देखो इसका रोटेशन क्या 168, मतलब इसका रोटेशन कैसे हुआ हमारे पास कुछ इस तरह से। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसलिए इसको बोला हमने एल लैक्टिक एसिड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसका एल लैक्टिक एसिड, और यहाँ देखिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा हमारे पास डी लैक्टिक एसिड। दैट सिंपल थिंग। ओके, क्लियर और नॉट, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड, डी फॉर पॉजिटिव और एल फॉर नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड आई ऑल्सो सेड प्रीवियस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्पेसिफिक रोटेशन। अब स्पेसिफिक रोटेशन से यहाँ पर मतलब क्या है, अब हमने ये तो देख लिया कि जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, अभी बताएंगे उसके बारे में भी आगे, बस आप अभी रोटेशन के बारे में बात करें। तो जो रोटेशन है उस रोटेशन के रिस्पेक्ट में डी में घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज में घूम रहा है वो, या फिर जो रोटेशन है उसका वो एल टाइप रोटेशन है। तो डी और एल रोटेशन में कितना रोटेशन है, मतलब जो एल में घूमेगा यानी रोटेट करेगा, या डी रोटेट होगा तो कितना रोटेट होगा। कोई भी जो लाइट है पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो जो वो लाइट थी ना मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो वो प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो कितनी घूमेगी, तो उसके बारे में हमारे पास उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ PPL प्लेन पोलराइज लाइट बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो हमारे पास कोई भी जिसकी डेंसिटी होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसी भी सैंपल की, ठीक है। सैंपल मतलब कोई भी कंपाउंड, जैसे इलेक्ट्रिक एसिड ले लीजिए आप, एल लैक्टिक एसिड या डी लैक्टिक एसिड दोनों ले सकते हैं, तो उनको चेक करने का तरीका, ठीक है। और 1 डेसीमीटर क्यूब की ट्यूब, यानी कि वो जो सैंपल ट्यूब थी, ठीक है, जो हमारे पास ये सैंपल ट्यूब दिख रही है आपको, ये वाली सैंपल ट्यूब, इस सैंपल ट्यूब की जो लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 डेसीमीटर की ट्यूब, जो 1 डेसीमीटर की जो ट्यूब होगी उसके बारे में, ठीक है। अल्फा डी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है स्पेसिफिक रोटेशन को,
ठीक है। यहाँ पर कैपिटल डी जो है वो सोडियम लैंप्स को रिप्रेजेंट करता है, और लैम्डा जो है वो उसकी जो वैल्यू है यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसका वैल्यू दे रखा है आपको 589 माइक्रोमीटर, ठीक है, यानी 10⁻⁻6 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, तो माइक्रोमीटर दे रखा है वैल्यूज। अल्फा डी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारे पास, अल्फा अपॉन एल इंटू डी, अल्फा अपॉन एल इंटू डी। अल्फा का मतलब ऑब्जर्व रोटेशन, मतलब डी घुमा या एल घुमा तो कितना रोटेट हुआ, कितना डिग्री रोटेट हुआ, उसकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। और एल फोर लेंथ हो गया डेसीमीटर, जो मैंने आपको भी बताया किसकी, ट्यूब की लेंथ, और डी फोर कंसंट्रेशन ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब यहाँ पर है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कितना ग्राम वो है, इसको बोलेंगे हम डी। ओके, यहाँ पर हमारे पास है जैसे फॉर एग्जांपल प्लस, यानी कि डी एलेनिन, तो डी एलेनिन का जो स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है डायरेक्टली वो कितना है 8.5, ठीक है। ऐसे ही एल लैक्टिक एसिड का जो रोटेशन है वो कितना रखा है -3.8। अब यहाँ माइनस और प्लस का मतलब मैंने आपको बताया अभी, माइनस और प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है डी और एल को। ओके, क्लियर है, ठीक है सर। ब्लू लाइंस में आपके पास लिखा हुआ है स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो हमारे पास रोटेशन है वो किस पे डिपेंड कर सकता है, जो नेचर है मतलब सब्सटेंस किस टाइप का है उस पर डिपेंड कर सकता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो आपने वेवलेंथ ली है मतलब मोनोक्रोमेटिक जो लाइट ली है, अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी तो कन्फर्म हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। कंसंट्रेशन जो है, अगर कोई भी कंपाउंड उसकी कंसंट्रेशन जो है, यानी कंसंट्रेशन की टर्म का मतलब मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, W/W, V/W, W/V, V/W हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, ये हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं इन सब के बारे में, ठीक है सर। ओके, एंड थिकनेस ऑफ लेयर्स, मतलब वो कितनी हाइट तक रखा हुआ है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो उसमें सॉल्वेंट है वो किस टाइप का है, H2O है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या फिर बेंजीन है, तो उसका भी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट होगा किस पर, स्पेसिफिक रोटेशन पर, एंड टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है असिमेट्रिक सेंटर। असिमेट्रिक सेंटर जैसा मैंने आपको बताया था कायरल सेंटर से, ठीक है। तो कायरल सेंटर के बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली थी हमने, तो कुछ एग्जांपल्स और हैं जिनको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। आपके सामने ये एग्जांपल दे रखे हैं, 4 ऑक्टेनल, 4 ऑक्टेनल एग्जांपल है, 4 ऑक्टानॉल। नॉल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर OH है। देखिए नेमिंग की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हम IUPAC नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री। नेमिंग के लिए हमारे अलग से वीडियो डालेंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं, या 11th क्लास में भी हम सीख सकें, ठीक है। चलिए, तो ये जो हमारे पास कार्बन है, अब इस कार्बन पर हमको चेक करना है, यानी कि पूरे कंपाउंड में हमको चेक करना है बेसिकली कि जो कायरल सेंटर है वो कौन सा वाला सेंटर है, कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर को चेक करने का तरीका क्या होगा, मैंने आपको बताया 4 डिफरेंट, तो एक तो हो गया ये वाला, ठीक है, यानी CH3 CH2 CH3 दैट इज प्रोपाइल, यानी 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, तो एक तो हो गया प्रोपाइल, एक हो गया हमारे पास अल्कोहल OH ग्रुप, और एक हो गया इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक, देखो 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास 3 तो हो गए, 3 डिफरेंट ग्रुप हो गए। अब चौथा डिफरेंट ग्रुप देखिए आप, जो होगा एटम की फॉर्म में, यानी कि H, तो देखिए H हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया और OH, क्या चारों जो है ग्रुप वो डिफरेंट है, दैट इज क्या हो गया ये कायरल सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक सेंटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं, थोड़ा फास्ट देखिएगा। Br ब्रोमीन मिथाइल ग्रुप, और यहाँ से हमारे पास इथाइल ग्रुप, और ये हो गया हमारे पास H। तो यहाँ पर इस 2 ब्रोमोब्यूटेन में हमारे पास जो कायरल सेंटर है वो चेक करने का तरीका क्या हो गया, एक मिथाइल ग्रुप हो गया, एक ब्रोमीन हो गया, एक इथाइल हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर क्या 4 हो गए, चारों एटम और मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, अगर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कायरल सेंटर कंटेन करता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल का मूव करते हैं, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में कायरल सेंटर को पता लगाना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्यों चेक नहीं किया, चलो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो आप देखो
ये मिथाइल ग्रुप है और ये दूसरा भी क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो क्या ये कार्बन कायरल सेंटर हो सकता है? इसीलिए ये कार्बन जो है वो कायरल सेंटर नहीं होगा। लेकिन आगे चल के देखो आप, इस कार्बन पर दिख रहा है ये वाला कार्बन, आर यू ऑब्जर्व दैट कार्बन? ओके, तो इस कार्बन जुड़ा हुआ एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, ओके 1, एंड ये हो गया हमारे पास इथाइल ग्रुप 2, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट सेकेंड आइसो ब्यूटाइल। क्या हो गया हमारे पास? आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास H। तो इसका मतलब 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं। देखिए, एक है मिथाइल, एक है इथाइल और एक है आइसोब्यूटाइल और एक है H। क्या चारों डिफरेंट हैं? चारों डिफरेंट है, दैट इज कार्बन इज अ कायरल। ओके ओके स्टूडेंट्स, again we are also object in this objects राइट हैंड लेफ्ट हैंड मिरर के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास कायरल है। अब कायरल ऑब्जेक्ट की बात करें, वो कायरल कार्बन था, यहाँ पर कायरल ऑब्जेक्ट है। कायरल ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स with left handed and right handed forms a chiral objects that have a superimposable mirror images। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आई है नई, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का मतलब होता है कि जैसे आपका एक हाथ है, अगर दोनों जो हैंड्स हैं अगर वो दोनों सिमिलर साइज में, तो जैसे आप देखो नॉर्मली आपका एक स्पून यहाँ पर शो करके एक चेयर है, अगर आप इस चेयर को इस मिरर के रेस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या ये चेयर पूरी पूरी इसको सुपर इम्पोज कर सकती है? मतलब ढकना, आम भाषा में बात करें तो क्या होगा इसका मतलब? ढकना, यानी कि एक दूसरे को क्या कर सकती है, ये कवर कर सकती है एक के ऊपर एक, ठीक है। जैसे आपकी कॉपी नहीं होती, कॉपी में एक पेज के नीचे दूसरा पेज होता है, दूसरे पेज के नीचे तीसरा, एंड अनदर 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 एंड लास्ट फाइनल तक क्या होता है, पूरी एक नोटबुक होती है। तो उसमें एक पेपर के पीछे पेपर छिपा हुआ होता है, क्यों? क्योंकि वो पूरा पूरा उसको ढक लेता है ना। तो इसको हम बोलते हैं अकायरल ऑब्जेक्ट्स। ओके, कैन यू सी दैट? कैन यू हियर मी? ओके, स्पून हो गया, ग्लास हो गया, तो दीज आर अकायरल ऑब्जेक्ट्स, बट दीज आर नॉट अकायरल ऑब्जेक्ट्स, दीज आर नॉट अकायरल ऑब्जेक्ट, दीज आर कायरल ऑब्जेक्ट्स। ओके, और एक और हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब a mirror image that cannot be same as the mirror image itself। मतलब वही एक हाथ की मिरर, एक हाथ को अगर आप क्लास में देखेंगे, जैसे आप ये आपने कांच में देखा, तो इसके जस्ट अपोजिट आप देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, दैट इज ये क्या होगा हमारे पास? मिरर ऑब्जेक्ट होंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ओके गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो, आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, लाइक करें।